हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th में क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आशा करूंगी कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट समझ में आएगी। प्रश्नोत्तर भी बहुत सरल सहज भाषा में बताए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर, फादर बुल्के साहित्यिक संस्था परिमल के सभी सदस्यों में सबसे बड़े तथा आदरणीय थे, ये पहला। दूसरा है कारण, वे मानवीय गुणों से लबालब थे, यानी कि भरे हुए थे। उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कामना थी, इच्छा थी। वे पुरोहित की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब भर देते थे। जैसे पंडित आशीर्वाद देते हैं ना, इसी तरीके से वो लोगों को आशीर्वाद की झोली से आशीर्वाद दे देकर के उनकी झोली भर देते थे। फिर है चौथा, उनकी नीली आंखों में सदैव वात्सल्य दिखाई देता था। वात्सल्य का मतलब होता है जो माँ अपने बच्चे को करती है, वो प्रेम कहलाता है वात्सल्य बच्चों। तो इसी तरीके से जैसे माँ अपनी संतान से प्रेम करती है, उसी तरीके से वो सभी प्राणियों को अपनी संतान समझते थे और उनकी आंखों में उनके प्रति वही प्रेम दिखाई देता था, वही वात्सल्य दिखाई देता था। उपयुक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो ये इसका हुआ आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो इसका उत्तर देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में लगभग पूरी तरह रच बस गए थे। यह उनके निम्नलिखित आचरणों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। पहला है आपके पास में, फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। हाँ, जन्मभूमि रैम चैपल बताते थे। रैम्प चैपल उनकी जन्मभूमि थी, वो बताते थे, लेकिन अपना देश का नाम पूछते थे तो वो भारत ही बताते थे। दूसरा है, उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना। जो उनका थीसिस का विषय था, शोध का विषय था, उन्होंने रामायण को चुना, राम की भूमि को चुना, राम की संस्कृति को चुना और राम कथा को चुना, और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध भी लिखा। तीसरा है, उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु संस्कृत के कॉलेज के विभागाध्यक्ष भी रहे। चौथा है, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। पांचवा, जहां हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे, वहां फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। छठा है, परिमल के सदस्यों के घर भारतीय उत्सवों और संस्कारों में भाग लेते थे। परिमल के सदस्य, परिमल जो संस्था थी, उनके घर पर उन भारतीय उत्सव जो मनाए जाते थे और संस्कार जो थे, मतलब उनके अंदर वो भाग लेते थे संस्कृति के रूप में। लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन, यानी कि बच्चे के मुख में पहली बार जो अन्न डालना होता है, अन्नप्राशन संस्कार वो कहलाता है भारतीय संस्कृति में, उन्हीं के द्वारा किया गया। इस तरह कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। अब प्रश्न नंबर तीसरा आ रहा है बच्चों आपके पास में, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो इसका उत्तर है, ऐसे प्रसंग जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है वे इस प्रकार से हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रसंग हैं जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है, वो प्रसंग है। तो देखिए, जो पहला प्रसंग है फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम का, वो है फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया, जो उनका हिंदी के प्रति प्रेम दर्शाता है। दूसरा, उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूर्ण किया। फिर तीसरा है, उन्होंने सुप्रसिद्ध शब्दकोश अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में लिखा। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहे। उन्होंने हमेशा चाहा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, इसके लिए वो सदैव चिंतित रहे। पांचवा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत करते रहे। लोगों के सामने अकाटे, जिन तर्कों को काटा नहीं जा सकता, ऐसे तर्क भी वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाना चाहिए, इसलिए। फिर है छठा, जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वे बहुत दुखी होते थे, और जब हिंदी जिनकी मातृभाषा है वो लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उनका मन बहुत ज्यादा दुखी होता था। चौथा प्रश्न है बच्चों, देखिए, पाठ के आधार पर फादर
कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि पाठ के आधार पर मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, ये पाठ है जो आपके पास में पाठ्य पुस्तक में, उसके आधार पर उसको पढ़ने के बाद में आपके सामने जो छवि उभरती है उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा, ममता, वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को लबालब भर देते थे। इस तरह वे मानवीय करुणा के अवतार थे। 5वां प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर देखिए, फादर मानवीय गुणों से लबालब थे, जिसमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता थी। वे इतने सहृदय थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे, कि जिसके संपर्क में आ गए उसके हमेशा समीपता बनाए रखते थे। यानी कि उसको हमेशा लगता था कि फादर बुल्के मेरे आसपास हमेशा रहते हैं। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली की चमक, गर्मी की तपन और सर्दी की सिकुड़न उन्हें प्रियजन से मिलने से रोक नहीं पाती थी। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय ऐसी सांत्वना देते थे कि वे अपने दुख को ही भूल जाते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा था। 6वां प्रश्न देखिए, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो इसका उत्तर है, फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे। लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प के सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया। वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन भी करते थे। प्रियजनों के प्रति सम्मोह भी रखते थे, यानी कि प्रेम रखते थे। सभी के घर समय समय पर आते जाते थे। संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें ढाढ़स देते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, आशय स्पष्ट करना है। पहला है, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। 7 नंबर क्वेश्चन में पहला क है, नम आंखों को स्याही गिनना, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है, यह है, इसका आशय स्पष्ट करना है। दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इन दोनों की व्याख्या स्पष्ट करनी है, यानी कि आशय स्पष्ट करना है। देखिए, सबसे पहला है, लेखक को ऐसा अनुमान था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा। जब फादर बुल्के की मौत हुई, निधन हुआ जब उनका, तब उनको, लेखक को लगा कि भाई एक विदेशी सन्यासी, जो विदेशी है, वास्तव में देश का नहीं है, भारत देश का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसके सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा, यानी कि कौन रोएगा, किसको दुख होएगा, वेदना किसको होगी। किंतु लेखक के अनुमान बिल्कुल सही नहीं निकला। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी, यानी कि बहुत से लोग जमा थे, जिन्हें गिनने का प्रयास करना या उस बारे में लिखना व्यर्थ स्याही फैलाने जैसा है, यानी कि बेकार में स्याही फैलाने जैसा है, कि अगर हम उनके ऊपर लिखें तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो निधन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और सबकी आंखें में आंसू भरे थे। अब देखिए, दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा। इसका आशय, जिस प्रकार उदास संगीत को सुनने पर एक निस्तब्धता छा जाती है, यानी कि बिल्कुल चुपचाप सुनसान हो जाता है, आंखें भर आती हैं, स्मृति में हृदय रो पड़ता है, उसकी याद में क्या होता है, हृदय रो पड़ता है, एक एक स्मृति मन को कचोटने लगती है, एक एक याद मन को कचोटने लगती है। इस प्रकार स्मृति पटल पर संपूर्ण जीवन चरित्र आने लगता है और हृदय अवसाद से भर जाता है, यानी कि दुख से भर जाता है। इसीलिए लेखक ने कहा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आशा करती हूँ बच्चों, क्वेश्चन आंसर बहुत सरल लैंग्वेज में है, बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में है। अगर पसंद आए वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी चैनल है, जिसके ऊपर आपको 10th में हिंदी के वीडियोज मिलेंगे, 12th में आपको आर्ट्स से संबंधित और यूनिवर्सिटी में भी संबंधित आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।